धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। राजनीतिक तौर पर घटने के बाद भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से नीतीश कुमार एनडीए के मुख्यमंत्री तो जरूर बन गए हैं, लेकिन लगता है कि सरकार बनाते ही उनके सामने मुसीबतों का दौर शुरू हो गया है। मेवालाल चौधरी से इस्तीफा ले चुके हैं, यानी कि अपने शिक्षा मंत्री से इस्तीफा ले चुके हैं, लेकिन मामले यहीं नहीं रुक रहे हैं। उनके 6 और मंत्रियों पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि उनका इस्तीफा आखिर वो कब लेंगे, उनकी अंतरात्मा कब जागेगी। तो कौन है वो 6 मंत्री, एक सवाल ये रहेगा। इसके अलावा 14 दिसंबर को चुनाव होने जा रहा है एक राज्यसभा सीट पर, जो है रामविलास पासवान की। तो क्या उस सीट पर एलजेपी का कैंडिडेट ही उतारेगी एनडीए, या नीतीश कुमार एनडीए में कुछ और ही गुल खिला देंगे और एलजेपी को पूरी तरह बाहर कर देंगे? इसके अलावा सवाल तेजस्वी यादव पर भी खड़ा हो रहा है कि आखिर उनके अंतरात्मा कब जागेगी और वो कब अपने नेता प्रतिपक्ष के पद से इस्तीफा देंगे। इन्हीं 3-4 सवालात के आसपास अपनी बातचीत को रखने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जूम के जरिए फिर से एक बार जुड़ रहे हैं सार्थक समय के संपादक और बिहार, झारखंड, ओडिशा की पत्रकारिता में एक बड़ा नाम, ओम प्रकाश अश्क जी। बहुत शुक्रिया सर, कैसे हैं आप? बढ़िया। छठ कैसा मन गया? बस बहुत बढ़िया, शांति से। थोड़ा ठंडी बढ़ गई है, उसका कुछ असर दिखाई दे रहा है? मौसम बदला है और अगले 2-3 दिनों में और मौसम ठंडा होगा, ये सूचनाएं तो मिल रही हैं। बिहार में अलर्ट रहने की जरूरत जी। बिहार में चुनाव संपन्न होते ही दिल्ली में कोरोना की दस्तक ज्यादा बढ़ गई है। हर ओर से मीडिया पे देखने में आ रहा है कि कोरोना कोरोना कोरोना। बिहार में 700 से ज्यादा केस कभी बढ़ते ही नहीं है, तो आपके यहाँ कुछ बड़ा आंकड़ा इस बार? नहीं, आंकड़ों के बढ़ने की सूचना तो बीच में बंद ही हो गई थी कि आंकड़े हैं क्या। जी। चुनाव के दौरान तो ये आंकड़े भी जाहिर नहीं किए गए जी। चुनाव के बाद ये 400-700 के आसपास अभी बताए जा रहे हैं जी। लेकिन ये आंकड़े बढ़ेंगे, ये जैसा अनुमान है कि सर्दी में इसका ज्यादा असर होगा, यानी ठंड में ज्यादा असर होगा। अब दिखने भी लगा है, बल्कि दिल्ली आपके सामने है और कई प्रदेशों में स्कूलों को बंद कर दिया गया है जी। अगले आदेश तक। तो ये कहर रहेगा, ये कहर रहेगा, ये रहेगा और ये दिखने लगा है। अब यहाँ ये कह सकते हैं, जैसा सर ने बताया कि जब चुनाव चल रहे थे तब तो रिपोर्टिंग बंद हो गई थी, आंकड़े भी आने बंद हो गए थे। मेवालाल चौधरी का इस्तीफा ले चुके हैं सर नीतीश कुमार, लेकिन लगता है उनकी जान अभी भी नहीं छूट रही है। उनके 6 मंत्रियों पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि उन पर बहुत सारे मुकदमे दर्ज हैं, उनको भी बाहर निकालिए। देखिए, ये बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में इस बात पर चिंता करने की जरूरत है और ये बहुत वाजिब सवाल है कि मेवालाल चौधरी तो एक एग्जाम्पल है, एक उदाहरण है जहां से इसकी शुरुआत हुई है। जी। इस तरह के दागी आरोपी, भ्रष्ट, बलात्कार के आरोपी तमाम केंद्र से लेकर राज्यों की सरकारों तक ऐसे लोगों की भरमार है। जी। यूपी में कई ऐसे विधायकों के नाम आ चुके हैं सामने, केंद्रीय मंत्रिमंडल के लोगों के नाम आ चुके हैं सामने। बिहार में तो आपको पता ही है, राजवल्लभ यादव जो आरजेडी के एक विधायक हुआ करते थे, एक और विधायक पर ये बलात्कार, नाबालिग लड़की से बलात्कार के आरोप लगे। तो ये इतने लोग भर गए हैं और कानून में जो एक छूट मिल गई है कि जब तक आरोप सिद्ध न हो तब तक इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती है। जी। तो मुझे लगता है कि शायद इसी उम्मीद में या इसी की आड़ लेकर, यह जानते हुए कि मेवालाल चौधरी पर आरोप हैं, यह जानते हुए कि उन्हीं आरोपों की वजह से जेडीयू से नीतीश जी ने ही निकाला था उनको, उन्होंने उनको टिकट दे दिया। टिकट ही नहीं जीत दिया बल्कि जीतने के बाद मंत्री बना दिया। यही काम उन्होंने मंजू वर्मा के साथ किया, जो मुजफ्फरपुर शेल्टर होम कांड से सीधे सीधे उनका नाम जुड़ रहा था। उनके पति का नाम आया, उनको मंत्री, शीशा लेदर उसमें भी हुई थी, तब नीतीश जी ने उनको मंत्रिमंडल से बाहर किया। तो फिर लेकिन जब टिकट देने की बारी आई तो उन्होंने उनको टिकट दे दिया। तो ये नीतीश जी का 2 चरित्र इसमें सामने आए। एक तो दोहरा चरित्र इसलिए कहेंगे कि एक तरफ जो नीतीश जी क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म से समझौता करने की बात नहीं करते हैं कि हम इससे समझौता नहीं करेंगे, मैं रहूं न रहूं, मेरी सरकार रहे न रहे, अघोषित तौर पर यही बात कहते हैं कि मेरी सरकार रहे न रहे, लेकिन उसको दूसरे ढंग से कहते हैं मैं रहूं न रहूं, मैं
इन 3 चीजों से समझौता नहीं करूंगा। जी भैया आपने इन 3 चीजों में तो पहली शर्त करप्शन, जी करप्शन से समझौता किया। जी आप जाने जाते हैं कि क्राइम से आप समझौता नहीं करते हैं, इसलिए कि अपने जब पहले फेज में जी 2005 से 2010 के दौरान उन्होंने जी सारे बड़े क्रिमिनल्स को जेल भेज दिए। जी अभी भी दागी मंत्री मंत्री कह रहे हैं, दागी विधायक उनकी पार्टी में भी हैं, जी सारे दलों में हैं, उनकी पार्टी में भी हैं। जी तो ये अलग कहाँ दिखते हैं? जी ये कहना और करना दोनों 2 चीजें होती हैं। और कम्युनलिज्म जी में भी ऐसा ही चरित्र दिखाई दे रहा है नीतीश कुमार का। देखिए, आंकड़े एग्जैक्ट मेरे पास अभी नहीं है, लेकिन एनसीआरबी ने जो आंकड़े जारी किए हैं उसमें उसने कम्युनलिज्म की घटनाओं, माने सांप्रदायिक लफड़े झगड़े दंगे जैसी चीजों का भी उल्लेख किया है, और वो इस कदर उल्लेख किया है कि कम नहीं हुई है। जी बाकी अपराधों की तरह वो भी कम नहीं हुई हैं। वो आंकड़े मेरे पास अभी नहीं है, मैंने वो देखा था, जी वो अगर होते तो मैं जरूर बताता। फिर भी वो जी कौन से 6 मंत्री हैं सर जिनको लेकर बवाल मचाया जा रहा है? और क्या नीतीश कुमार मेवालाल चौधरी की तरह उनसे भी इस्तीफा लेंगे, या मेवालाल चौधरी से इस्तीफा लेके जो है नीतीश कुमार फंस गए हैं, अब उन 6 को भी उन्हें हटाना पड़ेगा? देखिए, नीतीश जी के ऊपर इस समय दोहरा दबाव है। दोहरा दबाव की पहली बार उनके सामने एक मजबूत विपक्ष है। जी अपोजिशन इतना मजबूत है कि 110 और 123 में बहुत अंतर नहीं होता है, जी 13 का अंतर होता है। जी 13 में 10-12 बीमार भी हो सकते हैं, या 2-3 छुट्टी मनाने भी जा सकते हैं। जी यानी सरकार और विपक्ष अगर सदन में बैठे जी तो बराबर का दबाव होगा सरकार के ऊपर, विपक्ष जाएगा। जी तो एक तो विपक्ष का दबाव है ऐसे लोगों को लेकर के, जी दूसरा दबाव है सोशल मीडिया। आप ट्रेडिशनल मीडिया, जी आप मेन स्ट्रीम मीडिया को किनारे कर दीजिए। वो ठीक है आपके विज्ञापन के भय से कि हम कुछ करेंगे तो आप विज्ञापन बंद कर देंगे, जैसा उन्होंने इसके पहले किया है अखबारों के साथ, मीडिया के साथ, तो वो उसको तो आप कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन जो मेन स्ट्रीम मीडिया से इधर न्यू मीडिया जो अभी सामने है, जी उसको उसके लिए उसकी काट तो किसी के पास अभी नहीं फिलहाल। जी नतीजा ये हुआ कि सोशल मीडिया ने इस मामले को इतना उछाला जी और अपोजिशन ने भी इसको लेके एक तरह से बवाल किया। जी तो अपोजिशन के दबाव का वो स्वर दिया सोशल मीडिया ने या न्यू मीडिया ने। जी नतीजा ये हुआ कि नीतीश जी को अपने फैसले पर मजबूर होना पड़ा। जी और मजबूरी का आलम ये देखिए, आश्चर्य होगा आपको जी कि कहा यह जाता है कि मेवालाल चौधरी ने इस्तीफा दिया। जी राज्यपाल एक पत्र जारी करते हैं जिसमें उन्होंने लिखा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सलाह पर जी उन्हें मंत्री पद से हटाया जाता है, जी मुक्त किया जाता है, जिम्मेवारी से मुक्त किया जाता है। यानी वो बर्खास्त किए गए, जी एग्जैक्ट टर्म कहें तो वो बर्खास्त किए गए। बिल्कुल सर। लेकिन बर्खास्तगी के पहले जो 24 घंटे का नौटंकी हुआ जी कि वो मुख्यमंत्री आवास बुलाए गए, जाहिरा तौर पर अगर राज्यपाल को उन्होंने सिफारिश की, मुख्यमंत्री ने हटाने की, तो उनसे राय हुई होगी। जी दूसरे दिन, अगले दिन वो मेवालाल चौधरी अपने विभाग के दफ्तर में भी आए, जी उन्होंने चार्ज भी लिया जी और कहा गया कि मेवालाल चौधरी ने इस्तीफा दिया। जी यानी इसमें जो नौटंकी हुई उस चीज को समझने की अभी जरूरत है कि इतना नाटक क्यों करना पड़ा, क्या वजह थी, क्या मजबूरी थी, क्या परेशानी थी। वो तो बेहतर नीतीश जी जानते हैं, लेकिन अनुमान लगाया जाता है कि कोई ना कोई उनको परेशानी थी जिसकी वजह से ये 24 घंटे का नाटक हुआ। जी लेकिन ये नाटक नौटंकी जो भी कुछ हुआ, उन्होंने बर्खास्त किया चाहे इस्तीफा लिया, लेकिन राज्यपाल का लेटर साहब बता रहा है कि उन्होंने बर्खास्त किया। क्या आगे उनके 6 मंत्रियों के लिए मुसीबत खड़ी हो गई उनके इस कदम से? देखिए, नैतिक रूप से बार बार एक सवाल आता है कि नैतिक रूप से नीतीश कुमार को ऐसे लोगों को किनारे कर दिया जाना चाहिए, जी निकाल देना चाहिए। जी तो नैतिकता तो है, अब लेकिन नैतिक रह कौन गया है, किसकी नैतिकता माने, जब वही नीतीश कुमार आरजेडी के गाली देके सरकार बनाते हैं,
वही नीतीश कुमार आरजेडी के साथ 2015 में समझौता करते हैं, वही नीतीश कुमार 2017 आते आते आरजेडी से पल्ला झाड़ते हैं, बीजेपी के साथ आते हैं, जिस बीजेपी को गाली 2015 में उन्होंने दी। तो नैतिकता बची कहाँ है कि हम लोग अब नैतिक शब्द ही लगता है कि ये बेकार शब्दकोश से ही इसको निकाल देना चाहिए, जो स्थितियां बन रही हैं, खास करके राजनीति से, डिक्शनरी से इस शब्द को हटा देना चाहिए, क्योंकि यह शब्द अब बदनाम हो रहा है, इसकी कोई औपचारिकता नहीं रह गई। अगर जिन 6 मंत्रियों की आप बात कर रहे हैं, 6 में एक मुकेश सहनी है। सबसे पहला सवाल आप देखिए कि यह परंपरा ही गलत है कि जो लोग सदन के सदस्य नहीं है उनको आप बना दे रहे हैं मंत्री। मुकेश सहनी को आपने मंत्री बनाया, ये कौन नहीं जानता है कि आपने समर्थन लिया इसलिए दबाव में बनाया। तो नैतिकता तो वही जवाब दे रही है कि आपके पास उनके चुने हुए किसी आदमी को ही मंत्री बनाते, और जब उनको सदन में ले आते तो आप उनको मंत्री बना सकते थे। ऐसा उदाहरण झारखंड में हुआ था कि विधानसभा चुनाव जीतने के बाद भानु प्रताप शाही, कोड़ा मंत्रिमंडल के दौर की मैं बात कर रहा हूँ, जब मधु कोड़ा सीएम थे, भानु प्रताप शाही जीत कर चुनाव आए, विधायक बने, लेकिन वो किन्हीं कारणों से जेल गए, तो उनके पिता को 6 महीने के लिए मंत्री बनाया गया। तब तक वो बेल मिली और बेल पर आए, फिर उन्होंने मंत्रिमंडल का बेटे ने वो काम संभाला। तो ऐसी चीजें होती हैं। तो ये कहीं ना कहीं कोई कंपल्सन होता है, मजबूरी होती है। तो ये एक तो गठबंधन धर्म निभाने की मजबूरी थी इनके पास, तो नैतिकता तो पहले आपने जवाब दे दी। दूसरा कि अब बनेंगे कि नहीं बनेंगे, ये इनको अगर जो बनाना है वो राज्यपाल के मनोनीत कोटे से। आपको याद होगा महाराष्ट्र की एक घटना, अभी हाल की घटना है, इसलिए मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। जब गवर्नर के पास गए उद्धव ठाकरे, सिर्फ इस आग्रह के साथ कि मेरे 6 महीने का जो एक्सटेंशन पीरियड था, एक्सटेंशन पीरियड उसको नहीं कहेंगे एग्जैक्ट शब्द में, बल्कि जो उनको एक मौका मिलता है 6 महीने का, वो मिला हुआ था। इस बीच में उनको किसी सदन का सदस्य होना चाहिए। तो विधानसभा में तो जाते नहीं, एमएलसी बन के जाते। तो एमएलसी के लिए गए, तो विधानसभा के लिए एमएलसी के लिए राज्यपाल ने मंजूरी नहीं दी। कहा कि आप चुनाव करा लीजिए। तो चुनाव वाला दौर बिहार में खत्म हो चुका है। अब जो कुछ भी है वो राज्यपाल के मनोनीत कोटे का है। तो अगर महाराष्ट्र का उदाहरण लें, तो यह भी संभव है कि ये 6 लोग, ये 2 लोग जो बनाए गए हैं, 2 या 3 लोग, 2 तो मुझे याद है, मुकेश सहनी है और अशोक, हाँ, एक उनके बेटे हैं सीताराम मांझी के। तो राज्यपाल यह भी हो सकता है कि उनको भी महाराष्ट्र का उदाहरण देते हुए नकार दें। लेकिन लगता नहीं है कि राज्यपाल यहाँ पे नकार जाएं, क्योंकि वहां पे राज्यपाल जो है, जिसे आपने सुना होगा जम्मू कश्मीर में जब सत्यपाल मलिक वहां के राज्यपाल थे, तो रविंदर रैना वहां पे बीजेपी के नेता थे, उन्होंने कहा राज्यपाल तो अपना ही बंदा है। तो अपना बंदा जहां ऐसी जगह बैठा हुआ है, वहां पे वो शायद ना नकार पाए, लेकिन फिर भी नैतिकता पे सवाल है। अच्छा, कुछ और पहलुओं पे बात कर लेते हैं। जैसे बताया जा रहा है 14 दिसंबर को रामविलास पासवान के निधन से खाली हुई राज्यसभा की सीट पर चुनाव होने जा रहा है। क्या लग रहा है आपको, एलजेपी के हिस्से में आ पाएगी वो सीट, या नीतीश कुमार पूरी तरह फिर रोड अटकाएंगे? देखिए, एक चीज तो बड़ी साफ है कि मैं पहले भी, आप इसी चैनल के माध्यम से पहले भी ये बात करता रहा हूँ या बताता रहा हूँ कि चिराग पासवान एक दिन में जेडीयू के खिलाफ नहीं हुए थे। वो तब हुए थे जब रामविलास पासवान, उनके पिता, भी जीवित थे। और रामविलास पासवान ने भी ये कह दिया था कि चिराग पासवान जो भी फैसला लेंगे हम उसके साथ हैं। ठीक है। और चिराग पासवान पिछले 8-9 महीने, यानी चुनाव के 8-9 महीने पहले से नीतीश कुमार के खिलाफ लगातार हमलावर थे। और आश्चर्यजनक ढंग से मैंने बताया कि बीजेपी का कोई लीडर, यहाँ तक कि प्रदेश स्तर का भी कोई नेता उनके खिलाफ बोलने के लिए तैयार नहीं था। यह जानते हुए भी कि हम उसी सरकार में, उसी सरकार के साथ हैं और चुनाव सामने है, इससे नुकसान गठबंधन को हो सकता है, किसी ने कुछ नहीं कहा। प्रदेश स्तर के नेताओं ने बाद में चुनाव के दौरान कुछ कहा, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व ने कुछ नहीं कहा। बिल्कुल दबी जुबान किसी ने कहा कि वो हम लोगों के साथ नहीं है, नेतृत्व नहीं मानते हैं,
हमारे साथ नहीं है। ये नहीं कहा कि उनको एनडीए से निकाल दिया गया, जो वर्डिंग यूज होनी चाहिए थी बीजेपी की ओर से या सेंट्रल लीडरशिप की ओर से, को उनको निकाल दिया गया है, वो हमारे साथ नहीं है, इसलिए कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है। दूसरा कि यह भी सच है कि एक प्लान्ड वे में बीजेपी ने उनको प्रोजेक्ट किया था, इसको अब बिल्कुल साफ हो गई है ये बात, क्योंकि चिराग पासवान ने जो भी उम्मीदवार उतारे, जेडीयू के खिलाफ उतारे, लगभग 2 दर्जन सीटों पर जो जेडीयू की हार हुई है उसकी वजह भी चिराग पासवान है। इसके बाद भी भाजपा आज भी चुनाव परिणाम के बाद भी उन्हें यह नहीं कर रही है कि उनको एनडीए से एलजेपी को हटा दिया गया। तो इस चुप्पी का अर्थ कुछ होता है। इसी बीच में रामविलास पासवान की जो पत्नी रीना पासवान है, यानी चिराग पासवान की मां, उनकी उम्मीदवारी के लिए कि रामविलास पासवान जी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी मोदी जी की कि अगर उनको राज्यसभा भेज दें, वो योग्य हैं, वो कर सकती हैं, और ये तमाम चीजें अब मीडिया में उछलने लगी हैं, मतलब एक नाम उछालना। लेकिन ये बीजेपी का एसिड टेस्ट होगा और नीतीश की मजबूरी और मजबूती का भी एसिड टेस्ट होगा। या अगर रीना पासवान को उम्मीदवार बनाया जाता है, रीना पासवान राज्यसभा जाती हैं, ये मान के चलिए कि भारतीय जनता पार्टी अपने डिक्टेशन में कामयाब हो रही है और उसके डिक्टेशन के मुताबिक नीतीश कुमार को चलना मजबूरी है। और अगर बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं सर कि अगर ऐसा हुआ और बीजेपी ऐसा कर पाई तो साफ दिखेगा कि बीजेपी ही सब कुछ कर रही है और नीतीश कुमार अब उसके मातहत कारिंदे की तरह नजर आ रहे हैं। क्या दूसरी तस्वीर नहीं नजर आ सकती कि नीतीश कुमार नाराज हो जाएं, तोड़फोड़ कर दें, सब खत्म कर दें, सरकार गिरा दें? मैं वही कह रहा हूं। अब नीतीश कुमार के सामने भी एक सबसे बड़ा सवाल है कि वो इसी मुद्दे पर कि चिराग पासवान को लेकर अगर बीजेपी के लोग स्टैंड क्लियर नहीं करते हैं तो उस साझी प्रेस कॉन्फ्रेंस से उन्होंने बहिष्कार करने की बात कह दी जो सीटों के बंटवारे को लेकर होनी थी। तब प्रदेश स्तर के नेताओं को बचाव में ये कहना पड़ा कि हम लोगों के नेता, एनडीए के नेता नीतीश कुमार जी हैं, मुख्यमंत्री का चेहरा वही है, जिनको पसंद नहीं है वो किनारे हो जाएं, और जो किनारे हो जाएंगे वो प्रधानमंत्री की तस्वीर का इस्तेमाल अपने पोस्टर में नहीं करेंगे। खुल के कुछ नहीं कहा, इसको सब दबी जुबान, मतलब बिल्कुल बचते बचते कि सांप 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 मरे न मरे, लाठी मेरी न टूटे, मतलब दोनों को बच बचा के उन लोगों ने बयान दिया। चलिए नीतीश जी मान के वहां आ गए। उसके कुछ देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ। अब नीतीश जी के सामने होगा, जरूर ये कहेंगे कि जिसने मेरी 24 सीटों का नुकसान कराया उस आदमी को अगर आप साथ लेके चलते हैं, उस आदमी को हमसे सहयोग की उम्मीद करते हैं, क्योंकि अकेले बीजेपी भी राज्यसभा नहीं भेज सकती है, जेडीयू के सहयोग की जरूरत होगी, या फिर बैकडोर से आरजेडी के लोग मदद करें। तो अभी हम साफ साफ बात करेंगे कि अगर एनडीए की ही अगर बात करें तो अगर जेडीयू मदद करती है तो यानी बीजेपी बलशाली है, ताकतवर है, और नीतीश कुमार इतने मजबूर हो गए हैं, जो मजबूत सीएम के रूप में कभी उनका चेहरा होता था वो मजबूर मुख्यमंत्री के रूप में सामने आएंगे। और उसके बाद समझ लीजिए कि एक रास्ता ये होगा। दूसरा रास्ता ये हो सकता है कि जिस अंतरात्मा की बात बार बार कहते हैं हम लोग कि वो हमेशा एक अवसर की तलाश में रहते हैं, वो अवसर ऐसा आ जाए जिससे उनको अपना रास्ता अलग चुनने की का मौका मिल जाए। तो ये एक मौका है जहां से नीतीश कुमार अपने इमेज बिल्डिंग के लिए भी और उनके इमेज बिल्डिंग के लिए अगर मेरी सलाह कहिए तो ये भी जरूरी है कि वो इस मुद्दे पर अड़ जाएं, बीजेपी के साथ न खड़े हों, बीजेपी की बात न माने, बीजेपी ज्यादा दबाव दे तो जिस नैतिकता की बार बार हम लोग बात कर रहे हैं उस नैतिक आधार पर उनको किनारे हो जाना चाहिए। बिल्कुल सही आपने कहा कि डबल इंजन की सरकार और ट्रिपल सी के कैरेक्टर पर फैल हो चुके नीतीश कुमार की शाख पे सबसे बड़ा सवाल है राज्यसभा का चुनाव। वो इस चुनाव को अग्नि परीक्षा के तौर पे देख सकते हैं।
या तो इसमें अपनी एक इमेज एनडीए के अंदर बिल्ड कर सकते हैं, या वो अपने आप को बिल्कुल खत्म कर सकते हैं, गिरा सकते हैं मजबूर की इमेज के साथ। अब चलते हैं थोड़ा तेजस्वी यादव पे बात कर लेते हैं। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार को अंतरात्मा की दुहाई दे रहे हैं। नीतीश कुमार ने तो मेवालाल को बाहर कर दिया, दम है तो खुद भी आरोपी हैं, खुद भी कई मामलों में जो है मुकदमे झेल रहे हैं। तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष का पद क्यों नहीं छोड़ देते? हाँ, तो जहां तक बात आ रही है बार बार कि तेजस्वी यादव को भी नेता प्रतिपक्ष का पद छोड़ देना चाहिए जी, क्योंकि उनके ऊपर भी आरोप है। जी, नीतीश जी ने मेवालाल का कल्याण कर दिया, इसलिए अब इनको भी नैतिक आधार पर छोड़ देना चाहिए। लेकिन सच्चाई ये है जी, कि 2017 में जब नीतीश कुमार ने जी, ये कहा कि तेजस्वी यादव पर जब आरोप लगे थे आईआरसीटीसी घोटाले के, जी, कि आप जनता के बीच जाएं, जनता को बताएं जी, कि आप पर जो आरोप लगे हैं वो कितने सही हैं, कितने गलत हैं, आप सफाई दें। ठीक है, तो तेजस्वी यादव से इसी नाम पर उन्होंने रिश्ता तोड़ा। जी, चलिए, रिश्ते रिश्ते टूट गए। जी, अब उन आरोपों की न सफाई देने तेजस्वी यादव की जरूरत पड़ी, जी, न तेजस्वी यादव गए। जी, इसके बावजूद जनता ने अगर तेजस्वी यादव के गठबंधन को 110 सीटों तक पहुंचाया, जी, यानी जनता को वो दागी आदमी कबूल है, जी, तब तेजस्वी यादव को अब क्या सफाई देनी है? कि जब आपने सार्वजनिक सफाई की बात की, जिसके आधार पर आपने उनको सरकार से अलग किया, आपने सरकार गिराई, आपने नए दोस्त तलाश के सरकार बना लिए, जी, उन आरोपों के बावजूद वह आदमी चुन कर आता है, जी, एक गठबंधन खड़ा करता है और 31 साल की उम्र में वो रिकॉर्ड कायम करता है कि आप लोगों को मात देते हुए, बड़े नेताओं को मात देते हुए जी, वो 110 सीटों का गठबंधन खड़ा करता है। जी, और आप लोग कुल मिला के 123 का खड़ा करते हैं। राष्ट्रीय स्तर का दल भी उसमें शामिल होता है, जी, जी, जिसका डंका बज रहा है पूरे देश में। जी, 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 तो ऐसे में अब तेजस्वी यादव को नैतिकता की कोई दुहाई देने की जरूरत ही नहीं है और न नैतिक आधार पर इस्तीफा देने की जरूरत है। अगर बहुत, इस्तीफा देने की जरूरत पड़ती भी तो जी, जनता उनको खुद ही बाहर का रास्ता दिखा दी होती। बिल्कुल सही जी, आपने कहा कि अगर ने इस्तीफा देने की उनको जरूरत नहीं है, क्योंकि उनको कहा था कि जनता के बीच में जाइए, वो जनता के बीच गए और 110 सीटों के साथ उनका महागठबंधन जीत के आया, तो इसलिए उन्हें नैतिकता की दुहाई देकर इस्तीफा मांगना उनसे ठीक नहीं है और उन्हें इस्तीफा देने की भी जरूरत नहीं है। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छे से तमाम चीजों पर रोशनी डाली और हमेशा आप ऐसी चीजों का खुलासा करते हैं जो मेन स्ट्रीम मीडिया में भी नहीं आ पाती। इसलिए तो मैं कहता हूँ, आपकी जो नब्ज है बिहार की राजनीति पर जो आप पकड़ते हैं, वो हर किसी पत्रकार को नहीं समझ आती है वहां की राजनीति के मामले में। और दिल्ली से बैठकर जो पत्रकार चींपों करते हैं, वो तो बिल्कुल ही नहीं जान पाते हैं। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिर आपको सर से ऐसे ही किसी और मुद्दे पर भी